नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता देंगे कोरोना को बेकाबू देख दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदियां। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल। बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति मिलेगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा बार और रेस्तरां में कुल 50% क्षमता ही प्रयोग में होगा। अब दिल्ली मेट्रो में यात्री कोच की 50% हिस्से में यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल में कुल बैठने की क्षमता के 50% हिस्से में बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50% यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं फ्लाइट से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो यात्री बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया है। स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। तो अगली बड़ी खबर में राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियां फेल, देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर, प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर। बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हर दिन पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की फेल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर हैं। टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपया देना आवश्यक है, आमजन के जीवन व देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है। मालूम हो कि बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 1,45,000 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में कोरोना के मामलों की सबसे अधिक संख्या है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण देश के कई शहरों में लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। कोविड के एक बार फिर से बढ़ते मामलों ने केंद्र व प्रभावित राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है। अगर लंबे समय तक यही स्थिति रही तो एक बार फिर से पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। पिछले साल कोरोना के कारण देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा हुई थी तो लाखों प्रवासी मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जिससे उनके जीवन स्तर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई थी। हालांकि उस लॉकडाउन को सरकार की असफल कोशिश करार दिया गया था। अब यदि एक बार फिर ऐसी स्थिति बनती है तो इससे आम लोगों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए क्या लॉकडाउन ही उचित माध्यम है या और भी उपाय सरकार को करने चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, अब संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं। दोस्तों, बता दें कि कोरोना महामारी से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में सीएम ने साफ किया कि हर राज्य के हालात सही नहीं है, ऐसे में उन्हें लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। सीएम उद्धव के मुताबिक 15 से 20 अप्रैल के बीच परिस्थितियां सबसे ज्यादा खराब होंगी, जहां कोरोना के मामले अपने उच्चतम स्तर पर होंगे। इसके अलावा कोरोना ट्रांसमिशन की चेन जरूरी है, जिस वजह से लॉकडाउन लगाने का वक्त नजदीक आ गया है। हालांकि सीएम ने यह भी माना कि ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने इस तरह के निर्णय लिए हैं जो लॉकडाउन के बेहतर विकल्प के रूप में काम कर रहा है। इस बार युवा पीढ़ी महामारी की चपेट में ज्यादा आ रही है, जिस पर सीएम ने चिंता जाहिर की है।
है। बैठक में कैबिनेट मंत्री बाला साहब थोराट ने सीएम की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर जनता की जान बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं तो आप उसे लीजिए, हम उसमें साथ देंगे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि अब वक्त कड़वे फैसले लेने का आ गया है, लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले गरीबों को के बारे में सोचना चाहिए। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि टीएमसी के रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने की बीजेपी की तारीफ, वीडियो वायरल होने के बाद दी सफाई। बता दें कि बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच टीएमसी के रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर के एक वीडियो चैट ने बंगाल के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया कि इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जबकि दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। दरअसल चुनाव पर चर्चा के लिए एक वर्चुअल क्लब हाउस चैट शो आयोजित हुआ था, जिसमें पत्रकारों के साथ प्रशांत किशोर भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने बंगाल चुनाव पर अपने विचार रखे। इस चैट का एक वीडियो बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने जारी किया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी और ममता दोनों की लोकप्रियता बराबर है। वीडियो के साथ मालवीय ने लिखा कि पीएम मोदी बंगाल में बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार ने भी कहा है कि टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ध्रुवीकरण एक सच है। बीजेपी का चुनावी मशीनरी के लिए एससी वोट एक फैक्टर है। वहीं ये वीडियो वायरल होने पर प्रशांत किशोर ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि बीजेपी अपने नेताओं से ज्यादा मेरे क्लब हाउस चैट को ज्यादा गंभीरता से लेती है। बीजेपी ने बातचीत का चुनिंदा अंश जारी किया है, मैं चाहता हूं कि वो पूरी बातचीत जारी करे। वहीं चैट में शामिल पत्रकार रोहिणी सिंह और साक्षी जोशी ने भी प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने कुछ ही हिस्सा जारी किया है, वो बात वीडियो में नहीं आने दी जिसमें प्रशांत ममता की जीत का दावा कर रहे हैं। मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि पीएम मोदी ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। इस ऑडियो में प्रशांत किशोर से भी ये पूछे जा सकते हैं कि क्या ये चैट सार्वजनिक है। माना जा रहा है कि उन्हें इसके पब्लिक होने की जानकारी नहीं थी। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि टीएमसी ने अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार किए हैं उसी वजह से वो हार रही है। दोस्तों, इन विवादों के बीच आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में बता दें कि हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर हुआ हमला, मीडिया की गाड़ियों में भी तोड़फोड़। दोस्तों, बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने लॉकेट चटर्जी गो बैक के नारे लगाए हैं। लॉकेट चटर्जी के गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने हुगली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला किया और तोड़फोड़ की। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लॉकेट चटर्जी पर हुगली के मतदान केंद्र 66 के आसपास हमला किया गया। सुरक्षा बलों इलाके में हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने गाड़ी पर हमला होने के बाद चुनाव आयोग से फोन पर शिकायत की। लॉकेट चटर्जी ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी से फोन पर बात की। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि हुगली के पोलिंग बूथ नंबर 66 पर स्थानीय लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया। सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर भी हमला किया गया और उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया। लॉकेट चटर्जी ने चुनाव आयोग से इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने की मांग की है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने स्थानीय पुलिस पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया है। बूथ नंबर 66 में खुद पर हुए हमले पर लॉकेट चटर्जी ने कहा, गाड़ी को तोड़कर मुझे मारने की कोशिश की। मैंने इसकी फौरन शिकायत चुनाव आयोग से की। मैंने पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस को पहले से सब पता था। इससे पहले प्रशांत किशोर की लीक ऑडियो पर लॉकेट चटर्जी ने प्रतिक्रिया दी थी। मीडिया से बात करते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जानते हैं कि पीएम मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में ही सोनार बांग्ला होगा। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि लुधियाना शहर किस राज्य में स्थित है। सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी अब नहीं कर सकेंगी कूच बिहार का दौरा। चुनाव आयोग ने 72 घंटे राजनीतिक नेताओं के जाने पर लगाई रोक। बता दें कि चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटे के लिए हिंसा प्रभावित कूच बिहार जिले का दौरा करने से सीएम ममता बनर्जी को रोक दिया है। आयोग ने कहा कि अगले 3 दिनों में किसी भी राजनीतिक नेताओं को तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी ने कल हिंसाग्रस्त इलाके में जाने की बात कही थी। आयोग ने कहा
कि कूच बिहार जिले में किसी भी राष्ट्रीय, राज्य या अन्य पार्टी के किसी भी राजनीतिक नेता को तत्काल प्रभाव से अगले 72 घंटों के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने शीतलकुची में गोलीबारी की घटना पर कहा कि मतदान केंद्र पर लाइन में खड़े मतदाताओं की जान बचाने के लिए बीसीआईएसएफ के कर्मियों को गोली चलाना जरूरी हो गया था। भीड़ ने हथियार छीनने का प्रयास किया था। ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के बादुड़िया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो रैलियां करने के बाद कूच बिहार रवाना होंगी और उस स्थल का दौरा करेंगी जहां विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने मतदान के दौरान गोलीबारी की, लेकिन अब वो अगले 72 घंटों तक वहां नहीं जा सकेंगी। ममता के अलावा कोई भी नेता कूच बिहार में हिंसा वाली जगह पर अगले 3 दिनों तक नहीं जा सकेगा। तो चुनाव में हिंसा और नफरत फैलाने वाले बयान हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों की अनदेखी पर भड़का चुनाव आयोग। कहा मास्क में नहीं दिखेंगे नेता तो रोक देंगे रैली। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में बेकाबू होते दिख रही है। ऐसे में चुनाव आयोग भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त हो गया है। विधानसभा चुनाव 2021 के लिए प्रचार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी रैलियां और जनसभाओं के दौरान स्टार प्रचारकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को मास्क पहनना अनिवार्य है और इसकी गंभीरता से पालन होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव 2021 में शामिल सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखकर बताया कि वो कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि हाल के कुछ हफ्तों में देखा गया कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देखा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहना गया है। पत्र में आयोग ने लिखा है कि स्टार प्रचारक, राजनीतिक नेता, उम्मीदवारों चुनावी सभा के दौरान मंच पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। जनता ऐसी चुनावी सभा में भाग ले रही है जिसमें कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे संक्रमण के गंभीर खतरे हो सकते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं और उम्मीदवारों को भी बड़ी संख्या में संक्रमित होने का खतरा है। चुनाव आयोग ने पत्र में सलाह दी है कि राजनीतिक नेता, उम्मीदवार जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करें। रैली में खुद भी मास्क पहने और आए लोगों को भी मास्क पहनने के लिए बोलें। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा कही गई बातों से आप कितना सहमत है? अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि महाभारत में अहम भूमिका निभाने वाले एक्टर सतीश कौल का हुआ निधन। लॉकडाउन में मांगी थी आर्थिक मदद। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सतीश कौल का शुक्रवार को कोरोना के चलते मुंबई में निधन हो गया। बॉलीवुड से लेकर पंजाबी फिल्मों में और महाभारत धारावाहिक में भगवान इंद्र की भूमिका निभाने वाले सतीश कोरोना से पीड़ित थे। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर चुके सतीश कौल की अचानक मौत से बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सतीश कौल के निधन पर सोशल मीडिया पर दुख जताया है। बता दें कि उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही थी। तंगहाली के चलते उन्होंने लॉकडाउन में फिल्म इंडस्ट्री से वित्तीय मदद की गुहार की थी। उन्होंने न्यूज एजेंसी को 65 साल के सतीश कौल ने बताया था कि पहले वो वृद्धाश्रम में रह रहे थे लेकिन अब वो किराए के घर में रह रहे हैं। सतीश कौल ने कहा था कि मैं लुधियाना में किराए की छोटी सी जगह में रह रहा हूँ। पहले मैं वृद्धाश्रम में रहता था लेकिन सत्या देवी के साथ यहाँ आ गया। सत्या देवी बीते कई साल से उनकी देखभाल कर रही थी। उन्होंने तब कहा था कि मेरी सेहत अब ठीक है, लेकिन लॉकडाउन से स्थिति और भी खराब हो गई। अपना दर्द बयां करते हुए सतीश ने कहा था कि वो दवाइयों और मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मुझे दवाई, घर का सामान और जरूरत की बाकी चीजों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इंडस्ट्री के लोगों से मदद करने की अपील करता हूं। मुझे एक अभिनेता के तौर पर काफी प्यार मिला है। मुझे एक इंसान के तौर पर जरूरत के लिए थोड़े ध्यान की जरूरत है। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन से उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई है। सतीश कौल ने अपनी तंगहाली में कहा था वो जीना चाहते हैं।
बता दें कि सतीश कौल ने हिंदी और पंजाबी की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वहीं बॉलीवुड की फिल्म प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1, जंजीर, याराना और राम लखन में भी अभिनय किया था। वहीं छोटे पर्दे पर महाभारत के अलावा टीवी शो विक्रम और बेताल में अहम भूमिका निभाई थी। सतीश कौल को साल 2011 में पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। बॉलीवुड के एक और कलाकार की कोरोना से मौत की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा सदमा लगा है। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, जानिए अपने राज्य का हाल। बता दें कि अप्रैल महीने का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही देश भर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। तेज गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच बारिश भी कई इलाकों को सराबोर कर रहा है। शहरी इलाकों में तो लोग इन बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में किसानों के लिए ये मौसम का काल बनकर आया है। बेमौसमी बारिश के चलते गेहूं की कटाई और इसे तैयार करने में किसानों को परेशानी हो रही है। उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत के कई राज्यों में किसानों के लिए एक बार फिर अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व और मध्य भारत में अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही यहाँ ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। ये राज्य है छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा। इसके अलावा कोस्टल कर्नाटक में भी अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।